हेलो दोस्त, आपका स्वागत है बेरोजगार से रोजगार तक के वाईटी चैनल पर। आज हम 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे जो बेहतरीन होगा। बिहार के पंचायती राज की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए है पंचायत समिति का प्रमुख, बी है पंचायत समिति का उप प्रमुख, सी है मुखिया और डी है जिला परिषद अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? पंचायत समिति का उप प्रमुख, पंचायत समिति का उप प्रमुख। अब बात करते हैं पंचायत के बारे में। पंचायत के बारे में हमें संविधान के किस अनुसूची में चर्चा है? तो संविधान के 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में इस पंचायत के बारे में चर्चा है। इसमें कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। इसमें कितने विषय हैं? तो 29 विषय। और अनुसूची 11 को कब जोड़ा गया है? तो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, CA मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 को जोड़ा गया था। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? पंचायती राज दिवस हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। अब इसके रिलेटेड कुछ समिति की बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? तो 1957 में आया था। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 में। ये कितने स्तरीय थे? तो 3 स्तरीय था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था, जो पंचायती राज से संबंधित है। 3 स्तरीय है ना। अशोक मेहता समिति ना, अशोक मेहता समिति ये कब आया था? तो 1977 में आया था। ये 1977 में, ये 2 स्तरीय है ना। उसके बाद करें तो GV के राव समिति, GV के राव समिति कब आया था? तो ये आया था 1985 में। GV के राव समिति 1985 में आया था। और LM सिंघवी समिति कब आया था? तो ये आया था LM सिंघवी समिति 1986 में। और ये सब पंचायती राज समिति, चारों जो समिति है, चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए में है फणीश्वर नाथ रेणु, बी में है रामनाथ पांडे, सी में है जौहर साफियाबादी और डी में है नागार्जुन। इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ पांडे। मतलब प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया के लेखक कौन है? तो रामनाथ पांडे। अब हम बात करें फणीश्वर नाथ रेणु। तब मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु ना। और बात करते हैं नागार्जुन जो है ना, कनिष्क जो कुषाण वंश के शासक थे ना। कुषाण वंश के शासक कौन थे? तो कनिष्क से। कुषाण वंश के शासक कौन था? तो कनिष्क था। इसी के दरबार में कौन रहते? नागार्जुन। इसे भारत का आइंस्टीन कहते हैं। नागार्जुन को क्या कहते हैं? भारत का आइंस्टीन। नागार्जुन को क्या बोलते हैं? तो भारत का आइंस्टीन बोलते हैं ना। और नागार्जुन जो है ना, इसे भारत का आइंस्टीन बोलते हैं। नागार्जुन जो पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम क्या था? माध्यमिक सूत्र है। पुस्तक का नाम क्या है? तो माध्यमिक सूत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित की? तो ए ऑप्शन नंबर है प्लासी का युद्ध, बी है बक्सर का युद्ध, सी है चौसा का युद्ध और डी है पानीपत का युद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चौसा का युद्ध। देखिए, और ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को ना। और प्लासी का युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना हुआ था। ये काल कोठरी की घटना कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। काल कोठरी की घटना कलकत्ता में हुआ था। ये काल कोठरी की घटना कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को हुआ था ना। यानी काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 को होता है ना। और उसी के जस्ट बाद प्लासी का युद्ध हो जाता है। काल कोठरी की घटना में ना के बाद अलीनगर की संधि होती है। कौन सा संधि होती है? तो अलीनगर की संधि होती है। ये पूछता है कि किस युद्ध से पहले अलीनगर की संधि हुआ था। चाहे तो प्लासी के युद्ध के पहले अलीनगर की संधि हुआ था। इसमें बंगाल के शासक कौन थे? तो सिराजुद्दौला। बंगाल के शासक सिराजुद्दौला थे। और इधर से अंग्रेज की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज की तरफ से कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। अब नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि अब ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना, प्लासी का युद्ध, इसमें अंग्रेज की तरफ से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज की तरफ से कौन था? तो क्लाइव। और बंगाल के शासक कौन था? तो सिराजुद्दौला।
बंगाल के शासक कौन था? तो सिराजुद्दौला। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी, मतलब अंग्रेज इसमें जीत गए थे। सिराजुद्दौला क्यों हार गए थे? सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे ना मीर जाफर, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला इसमें हार गए थे। अब हम बात करते हैं बक्सर का युद्ध। क्या चीज़ का? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 का हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को। हाँ, और इसी के मतलब बक्सर के युद्ध के द्वारा ही बंगाल पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गया। मतलब शुरुआत तो हुआ था पलासी के युद्ध से, पर सर्वोच्चता कब स्थापित हुआ? तो बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें था अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो, जबकि अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो, इधर से 3 गो था ना। एक था बंगाल का शासक, क्या था? तो मोहम्मद कासिम। बंगाल का शासक मीर कासिम, मोहम्मद नहीं, मीर कासिम। बंगाल का शासक मीर। अवध का नवाब सुजाउद्दौला। अवध का नवाब क्या था? तो सुजाउद्दौला। और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। और इसमें अंग्रेज की जीत हुआ था। इसमें किसकी जीत हुआ था? अंग्रेज की जीत हुआ था ना। और इसी के बाद अंग्रेज लोग ने भारत पर मतलब सर्वोच्चता स्थापित कर लिए थे। अब हम बात करते हैं इसके बाद चौसा का युद्ध है। ऑप्शन सी में क्या था? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1739 में ना। ये शेर खां, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। चौसा का युद्ध कब? 1739 में। शेर खां और हुमायूं। शेर खां मतलब क्या होता है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का ही पहले नाम क्या था? शेर खां। इसमें शेर खां की विजय हो गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध, पानीपत का युद्ध। पानीपत में 3 गो युद्ध हुआ था। एगो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था ना। एक हुआ था प्रथम युद्ध, हुआ द्वितीय युद्ध, एक हुआ तृतीय युद्ध। पानीपत में 3 युद्ध हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम युद्ध हुआ था कहिया? तो 1526 में। दूसरा का युद्ध हुआ था 1556 में। तीसरा का युद्ध कब हुआ था? 1761 में। इसको याद कैसे रखना है? तो 26, 56, 61। 1526, 1556, 1761। 3 बार बोलिएगा, मन में बैठ जाएगा। 1526, 1556, 1761। और 1526 वाला किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी। इसमें कौन जीत गया था? तो बाबर जीत गया था। और 1556 वाला किसके बीच हुआ था? तो 1500 अकबर और हेमू के बीच। इसमें अकबर जीत गया था। इसमें अकबर जीत गया था। 1761 वाला हुआ था अहमद शाह अब्दाली और इधर से बालाजी बाजीराव। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हो गई थी, याद रखना है। पानीपत का प्रथम 1726 में 1526 में। दूसरा का युद्ध होगा था 1556 में। तीसरा युद्ध 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी लड़ा था, इसमें बाबर की जीत हुआ था। पानीपत के दूसरा युद्ध जो 1556 में हुआ था, इसमें अकबर और हेमू लड़ा था, इसमें अकबर की विजय हुआ था। और 1761 में अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव लड़े थे, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। अब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले चीनी यात्री का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है फाहियान, बी है ताइजू, सी में हेनसोंग, डी में है मेगास्थनीज। तो इसका आंसर होगा हेनसोंग। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले चीनी यात्री कौन थे? हेनसोंग। और जब हेनसोंग अध्ययन कर रहे थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। इसको भी ध्यान में रखना है। उस समय आचार्य कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। अब बात करते हैं हेनसोंग भारत में कब आए थे? तो ये हर्षवर्धन के समय आए थे ना। हेनसोंग जब भारत में हर्षवर्धन का शासन था ना, तो उस समय हेनसोंग भारत में आए थे। और हेनसोंग के वृत्तांत अध्ययन को, मतलब वृत्तांत भ्रमण को हम किस नाम से जानते हैं? तो CUK के नाम से जानते हैं, CUK। तो इसके वृत्तांत अध्ययन को ना, वृत्तांत भ्रमण को हम क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? तो CUK के नाम से जानते हैं। चाहे पूछेगा CUK किससे संबंधित है? तो हेनसोंग से। CUK किसके संबंधित है? हेनसोंग से। हेनसोंग किसके समय आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने? तो आचार्य शीलभद्र के समय। हेनसोंग किसके दरबार में था? तब हर्षवर्धन। अब बात करते हैं मेगास्थनीज। ये जो है ना सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। किसके? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है? तो इंडिका है। इसके पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है।
और फाहियान की बात करें तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था ना। और फाहियान ने मध्य प्रदेश मतलब एमपी के जनता को ना सुखी और संपन्न बताया है। फाहियान ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और संपन्न बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार 2 ग्राम पंचायत की बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित है? तो इसका आंसर हो गया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 महीना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 महीने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 महीना। तो बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार 2 ग्राम सभाओं की बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 3 महीना की अवधि होती है ना। और अधिनियम का नाम क्या है? तो 2006। इसको ध्यान में रखना। बिहार राज्य पंचायती अधिनियम 2006 के अनुसार 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच की अवधि कितना होती है? तो 3 महीना। बात करते हैं बिहार के बारे में। पंचायत के बारे में उधर हम बात कर लिए, तो बिहार के कुछ तथ्य देखते हैं। जैसे पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में। और पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुआ था? पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में। अब 17 में। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? तो क्या लड़ो फिर पढ़ो, लड़ो पढ़ो, लड़ो पढ़ो। तो लड़ो मतलब हाई कोर्ट में ही ना लड़ते हैं हम। तो पहले 16, तो जो लड़ो और फिर पढ़ो, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो 17। तो पहले लड़ो फिर पढ़ो, 16 17, लड़ो पढ़ो 16 17। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा गठित बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का उद्देश्य क्या था? तो यह शिक्षा का प्रसार, जमींदारों की क्रूरता के विरुद्ध किसानों की शिकायतों को उजागर करना, औद्योगिक विकास और महिला सशक्तिकरण। तो देखिए ये क्या है? सन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रोविंशियल किसान था। किसान सभा है, तो इसमें तो शिक्षा का उद्देश्य होगा नहीं, औद्योगिक विकास होगा नहीं, महिला सशक्तिकरण होगा नहीं। तो ये आंसर को आप एलिमिनेशन करके भी लगा सकते हैं। जमींदारों की क्रूरता के विरुद्ध किसानों की शिकायतों को उजागर करना। देखिए ये में किसान से संबंधित है, तो इसमें किसान है, किसान जमींदार से रिलेटेड होता है। तो आंसर आप क्वेश्चन को इस तरह एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किए थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो अप्रैल 1936 में। अप्रैल 1936 में। और कहाँ किए थे? तो लखनऊ में किए थे। इसने कहाँ किए थे? लखनऊ। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन पटना से किए थे। कहाँ से? पटना से। और अखिल भारतीय किसान सभा की जो अप्रैल 1936 में बना था लखनऊ में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ना। और सचिव कौन थे? तो NG रंगा थे। इसके सचिव कौन थे? तो NG रंगा थे। इसके सचिव कौन थे? तो NG रंगा थे। अब बात करते हैं एक और फैक्ट के बारे में कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने मतलब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1937-38 में। कब? तो 1937 और 38 में बकास्त आंदोलन शुरू किया था। मतलब बकास्त आंदोलन किसने शुरू किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। कब किया था? 1937-38 में बकास्त आंदोलन को शुरू किए थे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। डुंगेश्वरी पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? डुंगेश्वरी पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो ये क्वेश्चन होगा फैक्चुअल। इसके बारे में आपको जानकारी रहेगा तभी आप बना पाइएगा, वरना नहीं। तो ए ऑप्शन हो गया रोहतास, बी हो गया गया, सी हो गया भागलपुर, न सी हो गया बांका और डी हो गया भागलपुर। तो इसका आंसर हो गया गया। मतलब डुंगेश्वरी पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो गया में हो गया। अब हम बात करते हैं कि बांका में कौन सा पहाड़ी है? तो बांका में मंदार पर्वत। जो 28 पोस्ट मेंस हुआ था उसमें पूछा गया था कि मंदार पर्वत किस जिला में है? तो बांका में है ना। एक होता है प्रेतशिला पहाड़ी, प्रेतशिला पर्वत। जो प्रेतशिला पर्वत कहाँ पर है? तो प्रेतशिला पर्वत यह गया जिला में है। प्रेतशिला पर्वत भी कहाँ है? तो गया जिला में। भागलपुर को मंजूषा चित्रकला आप लोग जानते होंगे। मंजूषा चित्रकला बिहार के किस जिला का GI टैग है? तो भागलपुर का। मंजूषा चित्रकला जो है GI टैग नहीं है, सॉरी। मंजूषा चित्रकला कहाँ से संबंधित है? तो भागलपुर से। मंजूषा चित्रकला भागलपुर से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर बनाया गया है? तो अब इसको आप सिंपल से
देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो रबर बांध है बिहार के मुजफ्फरपुर में नहीं है, गया में नहीं है, पटना में नहीं, पटना में और भागलपुर में भी नहीं है। तो कहाँ आंसर है? तो गया में है। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध बिहार के किस जिले में है? तो गया में है ना। अब राजेंद्र सेतु कहाँ पर है? तो भागलपुर में। राजेंद्र सेतु ये क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस में कि राजेंद्र सेतु किस जिला में है? तो भागलपुर जिला में है। और पटना में तो आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी सेतु पुल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूरोपीय नील बगानों मालिकों के विरुद्ध 1918 में बिहार में कौन सा कानून पारित किया गया था? तो यह है चंपारण सत्याग्रह विरोध, चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीगन एक्ट और नील किसान सुरक्षा अधिनियम और बिहार कृषि सुरक्षा अधिनियम। तो इसको देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा मतलब जानकारी योग, अगर आपके पास जानकारी है तभी आप बना पाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीगेशन एक्ट। अब चंपारण में नील आंदोलन कब हुआ था? चंपारण में नील आंदोलन जो हुआ था 1917 में हुआ था ना। और इसमें नील आंदोलन के नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। नील आंदोलन के नेता महात्मा गांधी था। महात्मा गांधी को यहाँ पर न्योता कौन दिया था, मतलब आने के लिए बुलाया कौन था? तो राजकुमार शुक्ल जो है ना से बुलाए थे। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि इसमें महात्मा गांधी के साथ ना मतलब चंपारण आंदोलन में, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ और कौन थे? तो महादेव देसाई थे। महादेव देसाई और नरहरि पारिक महात्मा गांधी के संग थे। तो नरहरि पारिक। एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कौन हुआ था? तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह। बिहार का मतलब भारत का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ हुआ था? 1917 का चंपारण सत्याग्रह। 1917 का क्या है? तो चंपारण सत्याग्रह। और बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह पुस्तक लेखक कौन है? मतलब कुंवर सिंह के भाई का नाम क्या था? अमर सिंह थे। जब कुंवर सिंह 1857 के क्रांति में आरा से जब लड़ रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद आंदोलन का नेतृत्व कौन संभाला था? अमर सिंह। तो ये बुक का नाम है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो गया महादेव देसाई न, काली किंकर दत्त, नरहरि पारिक और स्वामी सचन। तो इसका आंसर हो काली किंकर दत्त। अब नरहरि पारिक की बात करें और महादेव देसाई, इसके इन दोनों के बारे में अभी हम बताए थे कि महादेव देसाई और नरहरि पारिक जो है ना 1917 के चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ में थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब किए थे? तो अप्रैल 1936 में। अप्रैल 1936 में किए थे। कहाँ था? लखनऊ में। हाल ही में आईपीएल नीलामी 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो है कैमरन ग्रीन, बी है मथीहा पथिराना और सी है प्रशांत वीर, डी है कार्तिक। तो इसका आंसर होगा कैमरन ग्रीन। आईपीएल नीलामी 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? कैमरन ग्रीन। ये कहाँ के? तो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के। इसको केकेआर ने कितने में? तो 25 करोड़, लगभग 25 करोड़ में खरीदा है। हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के 93 साल के इतिहास में पास आउट होने वाले पहली महिला अधिकारी कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए है रूपा बेयर, बी है साई जादव और सी है छोजिंग अंगमो और डी है आस्था पुनिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साई जादव। हम आस्था पुनिया की बात करें तो ये भारतीय नौसेना की पहली लड़ाकू पायलट है। भारतीय नौसेना की पहली लड़ाकू फाइटर पायलट है ना। आस्था पुनिया कौन है? तो भारतीय नौसेना की पहली लड़ाकू फाइटर पायलट है। तो याद रखेगा फाइट कौन करता है? जिसके पास आस्था रहता है ना। तो फाइट कौन करता है? जिसके पास आस्था रहता है, तो आस्था पुनिया। अब छोजिंग अंगमो की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की है ना। हिमाचल प्रदेश की नेत्रहीन महिला है। हिमाचल प्रदेश की नेत्रहीन महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। छोजिंग अंगमो जो ना पूछेगा वर्तमान में कौन सी नेत्रहीन महिला है जो अभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो छोजिंग अंगमो। किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। हाल ही में चर्चा में रहा भीजी जी राम बिल ने कितने दिनों के रोजगार की गारंटी की है? तो जी राम बिल जो है ना ये मनरेगा की जगह पर आया है। मनरेगा की जगह पर इसको लाया गया है। अब पहले इसका तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। भी मतलब होता है विकसित, जी मतलब भारत और
बी मतलब भारत, जी मतलब ग्रांटेड, जी मतलब क्या होता है ग्रांटेड, और आर मतलब रोजगार, जी हाँ रोजगार गारंटी बिल हो गया। अब बात करते हैं पहले नरेगा कहीं आया था ना, तो पहले इसका ऑप्शन देख लेते 100 दिन, 115 दिन, 125 दिन, 135 दिन, तो इसमें क्या हो जाएगा 125 दिन, इसमें 125 दिन। और भीजी जी राम बिल है ना, इसमें सेंट्रल का हिस्सा कितना होता है तो 60% और स्टेट का हिस्सा कितना हो जाएगा तो 40%। मनरेगा की बात करते तो सबसे पहले नरेगा आया था, नरेगा कहीं आया था तो 2005 में एक्ट आया था, 2005 में एक्ट आया था ना, और इसको 2005 में एक्ट आया था और 2 फरवरी 2006 को 2 फरवरी 2006 को यह लागू हुआ था, 2 फरवरी 2006 को लागू हो गया था। और कहाँ पर लागू हुआ था सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश के बंदावली ज़िले में, आंध्र प्रदेश के बंदावली ज़िले में इसको लागू किया गया था। अब इसी को मतलब नरेगा जो 2005 में आया था लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को, इसी को मनरेगा बना दिया गया था, मनरेगा बना गया था। कब बना दिया गया था तो 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को इसको मनरेगा बना दिया था। और मनरेगा में देखिए अंतर क्या है, अभी जो भीजी जी राम बिल आया है उसमें 125 दिन के काम की गारंटी है, पर इसमें क्या था 100 दिन के काम की गारंटी था, इसमें 100 दिन। इसमें टोटल जो खर्चा होता था इसमें सेंट्रल देता था 100%, इसमें सेंट्रल की हिस्सेदारी होती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है, तो आंसर ए में है, ऑप्शन ए में है दिव्या देशमुख, बी में हार्दिक सिंह, सी में है रोहित शर्मा और डी में है आरती पाल। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्दिक सिंह। वो हार्दिक सिंह किस खेल से संबंधित है तो ये हॉकी से संबंधित, हार्दिक सिंह हॉकी से संबंधित है। दिव्या देशमुख चेस शतरंज से संबंधित कौन है दिव्या देशमुख, और रोहित शर्मा क्या चीज़ से तो क्रिकेट से, रोहित शर्मा क्रिकेट से। और 28वां ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी, 28वां ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख थी, हार्दिक। और इनको जो है ना हार्दिक सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है। और 2024 के लिए कितने लोगों को नामित किया गया था 4 लोगों को। पहला है मनु भाकर जो शूटिंग की खिलाड़ी है, दूसरा में है परवीन जो है ना ऊंची कूद में है, ऊंची कूद की खिलाड़ी है। और तीसरा में हो गया हरमनप्रीत सिंह जो क्या चीज़ के खिलाड़ी है तो हॉकी के, ये क्या चीज़ के खिलाड़ी हैं हॉकी का। और एक और है डी गुकेश, ये क्या चीज़ के खिलाड़ी हैं तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। इसरो किस देश का अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा, तो ऑप्शन ए में फ्रांस, बी में इटली, सी में ब्रिटेन और डी में यूएसए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यूएसए। और ब्लू ना सबसे भारी पेलोड है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ना, इसको यूएसए का ये सैटेलाइट है। इसको लॉन्च करेगा भारत। कौन सा विमान LVM-3 के द्वारा इसको ना, ये जो भारत का भी सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देख लेते हैं। क्वेश्चन समाप्त हो चुका है।